Everyone, today we're going to study one of the most important concept of genetics, that is DNA replication. सबसे पहले समझते हैं कि DNA replication क्या होता है. DNA replication is the process in which DNA molecule make identical copy of itself before cell division. इसको आप फोटोकॉपी से रिलेट करके समझ सकते हैं. जैसे जब किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करते हैं तब उसकी हमें आइडेंटिकल कॉपी मिलती है. बिल्कुल वैसे ही DNA रेप्लिकेशन में भी DNA अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वाई डू वी नीड DNA रेप्लिकेशन? देन द आंसर इज सिंपल. हमारी बॉडी की सेल कंटिन्यूसली ग्रो करती है, डिवाइड करती है और टाइम के साथ कुछ सेल डेड भी हो जाती है. सो बॉडी की ग्रोथ और डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए वी नीड सेल डिवीजन. ठीक है, तो सेल डिवीजन से क्या होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. अब सेल डिवीजन के टाइम पे एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में, लेकिन इसमें कंडीशन है. ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट शुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट DNA. और दैट्स वाई बिफोर सेल डिवीजन पेरेंट सेल फर्स्ट मेक्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स DNA. इसी प्रोसेस को हम DNA रेप्लिकेशन कहते हैं. 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने प्रेडिक्ट किया कि जो DNA रेप्लिकेशन होता है इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड. नाउ व्हाट डज इट मीन? सेमी मीन्स हाफ एंड कंजर्वेटिव मीन्स टू प्रिजर्व. एंड एज वी ऑल नो जो DNA होता है इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. सो DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे ये अनवाइंड कर जाता है और इसमें से जो एक DNA स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट काम करता है. और इसी टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड की मदद से हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बन जाता है और ये बना देता है एक DNA. ठीक है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स से. सिमिलरली ये वाला भी यही करेगा. ठीक है, नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू DNA रेप्लिकेशन. द वेरी फर्स्ट इज ORI, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट रेप्लिकॉन, टर्मिनस, रेप्लिकेशन फॉर्क. अब इन्हें समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले जो DNA होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है. ठीक है, सो एक साथ इसकी रेप्लिकेशन कराना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इसीलिए DNA में कुछ यूनिट होती है रेप्लिकेशन की. इन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं रेप्लिकॉन. अब इसे मैं ऊपर आपको एक डायग्राम की मदद से दोबारा समझाऊंगी. अब इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगी. तो सबसे पहले ये रहा DNA. ठीक है, अब इसमें होती है कुछ रेप्लिकेशन की यूनिट जिसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं. अब इस रेप्लिकॉन को हम देखेंगे जूम इन करके. तो जो इसका एंड टर्म होता है इसे हम कहते हैं टर्मिनस. अब मैं आपको ऑरेंज कलर करके यहाँ पे जो दिखा रही हूँ इसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ORI. ये वही इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का. ठीक है, अब इस साइट में क्या होता है, हमारे पास जो हेलिकेस एंजाइम होता है वो आकर लगता है और वो क्या करता है, जो हमारे पास DNA है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनका ब्रेक डाउन कराता है. ठीक है, और इस वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो सेपरेट होना स्टार्ट कर जाती है. ठीक है, अब जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में इनिशिएशन हुई है वो यहीं तक नहीं रहेगी सीमित. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तक वो जाती है और DNA का अनवाइंडिंग कराएगी टर्मिनस तक. ठीक है, जब तक वो टर्मिनस में नहीं पहुंचा तब तक DNA अनवाइंड होता रहेगा. ठीक है, और टर्मिनस में क्या होता है, ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है. अब हम ऊपर कुछ टर्म्स के साथ इनको देखते हैं. हमने देखा था ORI, यही वही साइट है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, अब रेप्लिकॉन क्या होती है, जहाँ पे क्या होता है रेप्लिकेशन होगा DNA का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कहाँ तक, टर्मिनस तक. ठीक है, अब टर्मिनस क्या होता है, एंड पॉइंट होता है. यहाँ पे दोबारा से दिखाती हूँ आपको कलर से. ठीक है, टर्मिनस क्या होता है, हमारे पास एंड पॉइंट होता है रेप्लिकेशन का. ठीक है, अब रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती है उसे हम नीचे देखते हैं. अब हम समझेंगे कि रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है. तो सबसे पहले जो हमारे पास ओरिजिनल रेप्लिकेशन में जो हेलिकेस आया था उसने अनवाइंड कराया DNA को, राइट. तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सेपरेट होने लग जाता है तो यहाँ पे एक वाइस शेप्ड का स्ट्रक्चर बनता है. इसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क. कुछ एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन. वी विल सी सम स्टेप्स इन DNA रेप्लिकेशन, राइट. तो जब हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ORI साइट होती है, यहाँ पे हेलिकेस एंजाइम आकर क्या करता है, DNA के H बॉन्ड को ब्रेक करता है. अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास AT है ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपैरिजन टू GC बिकॉज AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और जो GC होता है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हेलिकेस एंजाइम के लिए इसको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है कंपैरिजन टू दिस GC. ठीक है, अब क्या होता है, जो हेलिकेस एंजाइम आएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा यहाँ पे. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है DNA का ये क्या करेगा, अनवाइंड होना स्टार्ट कर जाएगा और इसके 2 जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो सेपरेट होना स्टार्ट कर जाएंगे. अब क्योंकि जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा काम आता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. अब ये क्या करता है, यहाँ पे SSB यहाँ पे इनके साथ लग जाता है. ठीक है, ताकि दोबारा से जॉइन ना हो, इसके रीएनीलिंग से इसे प्रिवेंट करेगा. ठीक है, प्रिवेंट रीएनीलिंग. अब हमारे पास जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग से इसे प्रिवेंट करेगा. ठीक है, अब ये देखते हैं हमारे पास जो DNA होता है इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट. तो इसकी जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है, अगर एक है 5 प्राइम है तो ये वाला 3 प्राइम है. ठीक है, तो क्योंकि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर तो ये वाला क्या होगा, हमेशा
ये 5 प्राइम है तो ये वाला होगा 3 प्राइम, ठीक है, और ये वाला होगा 5 प्राइम, ठीक है। तो एंटी पैरेलल ही हमेशा होती है। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ORI साइट होती है, उसमें जो रेप्लिकेशन फोर्क हमारी बनती है हमेशा 2 बनती है, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आपका DNA जो अभी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क बनती है, 2 बनती है, ठीक है, क्योंकि DNA ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हेलिकेस आता है, यहाँ पे हेलिकेस आता है, राइट। तो ये क्या करेगा, DNA के H बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से भी H बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से भी करेगा, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इस तरीके से बन के जाती है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए हम आप पे जब भी आपको कोई पूछे या क्वेश्चन आए कि आपकी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ORI साइट होती है, इसमें कितनी आपके पास रेप्लिकेशन फोर्क बनती है, तो हमेशा याद रखना कि इसमें क्या बनती है, 2 रेप्लिकेशन फोर्क आपके पास बनती है, राइट। 2 रेप्लिकेशन फोर्क आपके पास बनती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे बनी है, ठीक है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे बनी है। तो रेप्लिकेशन फोर्क कभी भी एक साथ नहीं खुलती है, जो DNA है वो एक साथ कभी भी नहीं अनवाइंड होता है, बिकॉज उसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ यहाँ पे। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका DNA है, ये आपका टर्मिनस है, ठीक है, DNA का, रेप्लिकॉन का ये टर्मिनस है। ये आपका ऐसा DNA जो अभी तक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट है, और आपकी यहाँ पे क्या है, एक रेप्लिकेशन फोर्क बनी है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फोर्क ORI से पहले इतनी खुली है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपकी जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगी, क्योंकि बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपकी रेप्लिकेशन फोर्क ऑलमोस्ट पूरी खुल जाएगी टर्मिनस तक, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी रेप्लिकेशन फोर्क खुलती है। अब यहाँ पे कुछ मैं से जूम करके दिखाती हूँ आपको। जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क बनी है, तब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड हो गया ना, ये भी सिंगल स्टैंड हो गया, ये भी सिंगल स्टैंड हो गया। अब ये दोनों स्टैंड क्या एक्ट करेगी एज अ टेम्पलेट, ठीक है। ये दोनों जो पेरेंट्स से हमें सिंगल स्टैंड मिली है, तो ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगी। ये वाली भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, ये वाली भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास अब कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होना इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तब अब इसके लिए काम आता है DNA पॉलीमरेज, और जो DNA पॉलीमरेज होता है वो खुद से इनिशिएशन नहीं कर सकते। यहाँ पे काम आएगा अब DNA पॉलीमरेज, राइट। ये हमारे पास है DNA पॉलीमरेज। तो DNA पॉलीमरेज की एक खास बात है, खुद से इनिशिएशन नहीं कर सकता है, तो ये क्या किसकी मदद लेगा, प्राइमर की, ठीक है। तो इसको रिक्वायरमेंट होगी अब प्राइमर की। अब प्राइमर की भी एक कंडीशन होती है। प्राइमर कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तुम्हारी मदद करने, प्राइमर होता क्या पहले ये RNA के शॉर्ट स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, लगभग 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, प्राइमर कहता है कि मैं अगर आऊँगा काम करूँगा तो मैं हमेशा किस डायरेक्शन में काम करूँगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में काम करूँगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में काम करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में प्राइमर हमेशा काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क बन चुकी है, प्राइमर हमारे पास आ चुका है, दिस इज़ अ प्राइमर, ये प्राइमर है, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला स्टैंड है, नीचे वाले स्टैंड का ये कौन सा पार्ट है, 3 प्राइम एंड है ना, तो प्राइमर हमेशा यहाँ पर आकर लगेगा और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दिस डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, ठीक है। अब सिमिलरली क्या होगा, ऊपर वाले स्टैंड को हम देखते हैं। ऊपर वाला स्टैंड जो हमारा है, जो टेम्पलेट स्टैंड है, उसका ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड जो बनेगा तो उसका क्या होगा, 3 प्राइम एंड हो गया वाला, राइट। अब प्राइमर आके कहाँ पे लगेगा, इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे पिंक कलर से दिखाती हूँ, चलो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द राइट साइड, टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। जब प्राइमर लग जाएगा तो हमारे पास DNA पॉलीमरेज आएगा और वो इनिशिएशन अपना जो वो पहले इनिशियली नहीं कर पा रहा था विदाउट द हेल्प ऑफ प्राइमर, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड करना लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप इस स्ट्रैंड, इस वाली पिक्चर में देखना। अब इसकी वजह से क्या होता है, प्राइमर आ गया, DNA पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट कर लिया उसने, ठीक है। तो हमारे पास अब 2 स्ट्रैंड बनती है, एक हमारे पास बनता है लैगिंग स्ट्रैंड, एक हमारे पास बनता है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन है तो बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, कॉन्टीन्यूस बनेगी, ठीक है। और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगी, तो ये वाली हमारी क्या होगी, लीडिंग स्टैंड होगी, कॉन्टीन्यूस स्टैंड होगी। अब क्योंकि हमने आपको बताया कि जो DNA है वो धीरे धीरे खुल रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना जो उसका, वो धीरे धीरे खुल रहा है, तो हर वक्त हमें क्या एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, किस वाले स्टैंड में, डिसकॉन्टीन्यूस या फिर लैगिंग स्टैंड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट में से रफ कर लेती हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी, राइट, इनिशिएशन के लिए। यहाँ पर भी आपको प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी इनिशिएशन के लिए। अब जैसे जैसे ये DNA आपका खुलते जाएगा तो आपको प्राइमर की रिक्वायरमेंट आगे भी पड़ेगी, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, जब तक वो टर्मिनस तक ना पहुँचे। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे ये वाला स्टैंड कैसा होता है, लैगिंग स्टैंड, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम ओरिजिन होती है, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, अगर हमारे उस वाले में जो हमारे पास लैगिंग स्टैंड है, अगर वहाँ पे प्राइमर ना आए दोबारा से, ठीक है, एक बार आके दोबारा ना आए, तो वाले स्टैंड में कभी सिंथेसिस होगी ही नहीं और हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हमारा लगभग पूरा
रेप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे टर्मिनस तक ये रेप्लिकेशन फोर्क बन चुकी है, ठीक है, ये टर्मिनस है और यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क हमारी बन चुकी है, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे वाली स्ट्रैंड है यहाँ पे ये तो कॉन्टीन्यूसली है, ठीक है, इसलिए हमने इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा। जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्राइमर्स यूज़ हुए हैं, ये भी सारे क्या है, ये पिंक कलर्स में आपको जो दिखा रही हूँ सारे के सारे क्या है, प्राइमर्स है, ठीक है। अब क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी न्यू कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड बन चुका है, न्यू सिंथेसिस हो चुकी है स्ट्रैंड की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की, तब इन प्राइमर्स की हमें तो कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्राइमर्स को हमें रिमूव करना है। अब देखते हैं कैसे है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइमर्स रिमूव होंगे, ठीक है, ये प्राइमर्स को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे फ्रेगमेंट बन जाते हैं, दिस फ्रेगमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ये वाले जो ये है ना, इन्हीं को मैंने नीचे दिखाया है, जो मेरे फ्रेगमेंट्स दिखाए हैं, ठीक है। प्राइमर को छोड़ के जितना बच रहा है हमारे पास उनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। उनका नाम क्या बोलते हैं हम, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, इट इज़ नोन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, राइट। अब देखते हैं, ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं हमारे पास। अब ये जो गैप है इसको भी तो फिल करना है ना, क्योंकि इसे तो हमने कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनाना है। ये तो इन गैप को फिल करने के लिए हमारे पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज की मदद से यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा हमारा, लाइक दिस। ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा यहाँ पर, गैप हमारा फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सील करता है डीएनए लाइगेज आके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस।